साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी की स्पेशल डिमांड पर मैं प्री बीएड प्री डीएलएड 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए आपकी तैयारी करवा रहा हूं। इसी कड़ी में हमने पहला वीडियो कल के सेशन में हिस्ट्री पर अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देखिए। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में सामान्य ज्ञान पर आज चर्चा होगी और इसमें आज हम शिक्षा से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात करेंगे और उससे जुड़ा हुआ कुछ जो है तर्क हैं उस पर भी हम बात करेंगे, थ्योरी पर बात करेंगे। साथी अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एनसीसी की। एनसीसी भी एक एजुकेशन का हिस्सा है, शिक्षा का हिस्सा है। आप सभी जान रहे हैं बहुत सारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी एनसीसी कार्यक्रम संचालित किया जाता है। और बात करूं मैं महाविद्यालयीन स्तर पर, तो महाविद्यालयीन स्तर पर भी आपका एनसीसी का आयोजन किया जाता है। तो एनसीसी जिसको नेशनल कैडेट कोर के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से इसको जाना जाता है, स्कूलों और महाविद्यालयों में एनसीसी की स्थापना की गई है। भारत में एनसीसी का गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत हुआ। अगर आपके प्रश्न पूछा गया एनसीसी का गठन कब हुआ, तो आपको भूलना नहीं है 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर जो अधिनियम बना 1948 में, तो इसी अधिनियम में आपका एनसीसी का गठन हुआ है। ठीक है, इसे 15 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था भाई, पूरा देखो तो 15 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। और यह एक त्रिसेवा संगठन है। देखो, त्रिसेवा मतलब तीनों जो सेनाओं के सेवा का प्रमुख जो संगठन है, जिसमें नौसेना, वायुसेना और सेना, ठीक है, ये तीनों शामिल रहते हैं, जो देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार करने में। मतलब क्या है भाई, जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल रहते हैं ना, वहां के जो बच्चों की रुचि यदि एनसीसी में है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। यदि ऐसे युवाओं की रुचि सामने आती है तो वो एनसीसी के माध्यम से जो है ऐसे नागरिकों को देशभक्त नागरिकों के रूप में क्या किया जाता है भाई, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये एक कहना चाहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक चीज और याद रखना, स्कूल में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व प्रशिक्षण है। क्या है भाई, स्कूल में एनसीसी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, स्कूलों में एनसीसी क्यों लाया गया था, तो बच्चों में नेतृत्व का गुण विकसित हो, लीडरशिप का गुण विकसित हो, इसके लिए जो है एनसीसी लाया गया था। अब एनसीसी में प्रत्येक कैडर में एक नेता की तरह महसूस करता है। मतलब एनसीसी का हर कैडर, हर वो प्रतिभागी जो एनसीसी में चयन हुआ है या एनसीसी में ज्वाइन किया हुआ है, अपने आप को एक लीडर की तरह क्या करता है, फील करता है और अपने समूह और राष्ट्र की जिम्मेदारी को पूरा करने की उनको आवश्यकता भी महसूस होती है। मतलब जैसे आप एक देश के नेता हैं, आप एक देश के सेना हैं, जवान हैं, तो आपके कंधे पर जिम्मेदारी पूरे देश की होती है। ठीक उसी तरह यदि आप उस एनसीसी कैडर के यदि आप प्रतिभागी हैं तो आपकी जिम्मेदारी पूरा एनसीसी कैडर की हो जाती है। ठीक है, एनसीसी में एक महिला विंग भी है जो महिलाओं को एनसीसी की सभी गतिविधियों के बारे में उनको भाग लेने के अवसर भी क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है भाई, यह न केवल आदेश देना बल्कि समूह और समूह सदस्यों, मतलब देखो यह सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि एक सफल नेता के रूप में भी उनको बनाने का कार्य करता है। कौन करता है भाई, ये जो आपके इसके लीडर होते हैं। ठीक है, तो ये एनसीसी के बारे में बेसिक समझ है। और आइए इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल जो आपको हम दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्कूल में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मैंने बात किया स्कूलों में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक कल्याण या उपरोक्त में से अधिक। देखो, मैंने अभी बात किया स्कूलों में एनसीसी पाठ्यक्रम को क्यों लाया गया था, ताकि बच्चों में लीडरशिप के गुण विकसित हो। मतलब क्या है, नेतृत्व प्रबंधन के गुण बच्चों में विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों में क्या लाया गया था दोस्तों, एनसीसी
लाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल और अगले तर्क की तरफ हम बढ़ते हैं कला शिक्षा पर। चलिए कला शिक्षा को पहले समझते हैं। कला शिक्षा से संबंधित भी हम प्रश्न लेंगे। कला शिक्षा क्या होता है? तो कला शिक्षा अधिगम का एक प्राथमिक मार्ग है। देखो, किसी को हम सिखाना चाहते हैं, किसी को हम अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कला बेहद ही अच्छा माध्यम होता है। क्योंकि यदि किसी कार्य में बच्चों में रुचि नहीं होगी, उनकी सौंदर्य की अनुभूति नहीं होगी, तब तक उस कार्य को बच्चा नहीं सीख सकता। अर्थात सौंदर्य अनुभव के लिए शिक्षण के अर्थ की खोज की यात्रा ही कला है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप बच्चों को जैसे हाथ करघा की बुनाई करना सिखाना चाहते हैं। ठीक है, हाथ करघा कपड़ा बुनाई सिखाना चाहते हैं। यदि बच्चों को सौंदर्य अनुभव होगा, अर्थात उनमें रुचि रहेगी, बच्चा उस कार्य में लगन लगाएगा, उस कार्य में यदि वो आनंद लेगा, तभी क्या है, उस कार्य को सीख पाएगा। और यही तभी जो है कला शिक्षा क्या होगा भाई, चरितार्थ होगा। ठीक है। तो कला मानव कल्पना, कौशल और आविष्कार द्वारा निर्मित विचारों की एक अभिव्यक्ति है। देखो, कला क्या है भाई, मानव कल्पना, मतलब मानव क्या विचार, क्या कल्पना करता है, उसी कल्पना का हिस्सा है जो कि कौशल और आविष्कार से निर्मित एक विचारों की अभिव्यक्ति है। मतलब पहले बच्चों के मन में या क्या आता है, कल्पना उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं? और जब ये कल्पना उत्पन्न होता है तो वह कौशल के रूप में प्रफुल्लित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, और यह एक आविष्कार के रूप में निर्मित विचारों की एक श्रृंखला है। इसलिए एक कहावत भी है कहा गया है, और क्या कहा गया है दोस्तों, संगीत वही है जो भावनाओं को भाता है ना। संगीत वही है जो भावनाओं को भाता है। तो याद रखेंगे कला क्या होता है। ठीक है ना। तो सौंदर्य अनुभूति एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। और कला के अनेकों क्षेत्र हैं मेरे दोस्तों। इन क्षेत्रों की बात करें तो कला में व्यक्तिगत विकास, देखो छात्र कला में अपने शिक्षा के महत्वपूर्ण जीवन शैली को सीखते हैं। कला के माध्यम से जीवन शैली को सीखते हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई, जैसे कि अपनी स्मृति को, याददाश्त को बेहतर बनाना, अपनी समझ को बेहतर बनाना, प्रतीकात्मक रूप से संवाद करने की क्षमता हासिल करना, ये सभी व्यक्तिगत विकास के रूप में कला से ही क्या हो पाता है भाई, संभव हो पाता है। इसके अलावा है समग्र ज्ञान प्राप्त करना। तो देखो, अब बच्चा समग्र ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, कलाओं के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है, विशेष शैलियों की सीख मिलती है, और इतिहास, रचना, प्रदर्शन, विश्लेषण, समालोचना आदि और प्रशंसा अपने आप जो है अधिगम की एक यात्रा है। अर्थात वह समग्र ज्ञान को प्राप्त करता है कला के माध्यम से। ठीक है। इसके अलावा जीवन को क्या करते हैं भाई, सौंदर्यपूर्ण बनाना। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में अथाह महत्व है। जीवन यदि सौंदर्यपूर्ण नहीं है तो आप जीवन से प्रेम नहीं करोगे, और जो जीवन से प्रेम नहीं करता भाई, वह गलत मार्ग की ओर क्या हो जाते हैं भाई, भटक जाते हैं, है ना। तो जिस तरह से भोजन से लेकर वस्त्रों तक, घरों से लेकर उत्सवों तक, सभी चीजों में सौंदर्य अनुभूति होती है मेरे दोस्तों। आपने घर बनाया, आपका घर सुंदर लग रहा है, आपको यह फील हुआ, वही तो सौंदर्य अनुभूति है। मान लीजिए कुछ भी कार्य हो, यदि वो आपको अच्छा लगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सौंदर्य अनुभूति बोलते हैं। अगर उस कार्य में या उस कार्य से आपको अच्छा नहीं लगा, वो कार्य आपको अच्छा नहीं लगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आपको सौंदर्य अनुभूति नहीं हुई। और जीवन को आपको यदि सौंदर्यपूर्ण बनाना है तो कार्यों में, कला में लगन आपका होना जरूरी है। आगे बात करूं मैं तो संज्ञानात्मक उत्तेजना, कला शिक्षा को बच्चों में उन्नत संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा गया है। देखो,
अब संज्ञानात्मक मतलब आपको मैं यहां पर समझा दूं, एक महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, संज्ञानात्मक दो क्षेत्र होते हैं जीवन में। एक तो होता है संज्ञानात्मक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरा होता है सह संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें जितने भी बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य है, ज्ञान, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, है ना, और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो शिक्षक बनना, तो ये सभी ज्ञान से संबंधित है। और ज्ञान मतलब उसी को संज्ञान बोला गया है। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान मतलब ज्ञान से है, ठीक है मेरे दोस्तों। और सह संज्ञान मतलब सह संज्ञानात्मक। अब सह संज्ञानात्मक में देखो, संज्ञानात्मक में ज्ञान से संबंधित आ गई, है ना, बुद्धि से संबंधित आ गई, मानसिक योग्यता से संबंधित आ गई, इसमें पढ़ना लिखना आता है। जबकि सह संज्ञानात्मक की जब बात आती है तो उसमें क्या क्षेत्र आते हैं, कला, मतलब खेल कूद, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सभी सह संज्ञानात्मक में आ गया। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी विकास कला से होता है, ठीक है भाई। शैक्षणिक उपलब्धि भी आती है। पाया गया है कि जो छात्र कला की शिक्षा या कला की कक्षा लेते हैं वे शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उच्च शिक्षा चिंतन क्षमता, देखो वो उनका जो चिंतन क्षमता है वो भी उच्च हो जाता है कला की वजह से, ठीक है भाई। तो ये कला के लाभ है मेरे दोस्तों जो कि हमको देखने को मिलता है। चलिए अब हम MCQ ले लेते हैं कला से जुड़ा हुआ ही। निम्न में से कौन सा कला शिक्षा का कार्य क्षेत्र नहीं है। देखो पॉइंट को याद रखेंगे, तो शिक्षा के कार्य क्षेत्र कौन सा नहीं है भाई, तो देखो शैक्षणिक उपलब्धि, बिल्कुल कला शिक्षा से शिक्षा में उपलब्धि हासिल होती है, सत्य है। रटंत स्मृति, क्या रटने को बढ़ावा मिलेगा क्या कला से, नहीं मेरे दोस्तों। व्यक्तिगत विकास भी होता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ये सही है। मतलब जो आपका सही नहीं है वो रटंत स्मृति है, अर्थात कला से रटने को बढ़ावा नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगले हम तथ्य पर आ जाते हैं। कला शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, तो कला शिक्षा देखो दृश्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, रंगमंच जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए न केवल रचनात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने की क्षमता के लिए बल्कि व्यापक शैक्षणिक लाभों के लिए भी पहचानी जाती है। देखो कला शिक्षा में अनेकों कलाओं को शामिल किया गया है। चाहे हम संगीत की बात करें, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं मेरे दोस्तों आपके आसपास जिनकी रुचि संगीत के क्षेत्र में है, और यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों की रुचि यदि संगीत के क्षेत्र में है तो आप बिल्कुल उन बच्चों को संगीत में ही आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें मेरे दोस्तों। मैं यही कहूँगा आप सभी से। आजकल जो है यदि जो सिंगिंग में अच्छा है, संगीत में अच्छा है, वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में संगीत में BA कर सकता है, गायन में BA कर सकता है और अपनी कलाओं को देश दुनिया में फैला सकता है और एक सिंगर भी वो बन सकता है और लाखों करोड़ों वो कमा सकता है। तो ये भी एक बेहतर एरिया है, बेहतर क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा संगीत के अलावा नृत्य कलाएं भी है। आज यदि आपके नृत्य में रुचि है, नाट्य जिसको बोला जाता है, अनेकों प्रकार के आज नृत्य किया जाता है, चाहे सांस्कृतिक में बहुत सारे नृत्य है, और इनका भी यदि आपके मन में भाव आता है, आपकी रुचि है, तो भी आप जो है इस क्षेत्र में आ सकते हो। रंगमंच एक्टिंग की दुनिया में यदि आप अच्छा एक्टर हो, किसी को हंसा सकते हो, किसी को रुला सकते हो, भाव अभिव्यक्ति पैदा कर सकते हो, तो भी आपको इस क्षेत्र में कलाओं में अनेक अवसर आपके पास है। आप चाहो तो इन अवसर का उपयोग कर सकते हो। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा कलाओं से मिलता है, ठीक है, और व्यापक शैक्षणिक लाभों के लिए भी ये जाना जाता है, अर्थात शिक्षा में भी ये क्या करता है भाई, लाभ डालता है, ठीक है। कलाओं से संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है, इसमें भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी जो है कला का सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो कला शिक्षा एक महत्वपूर्ण संभावित परिणाम समझ और स्मृति में वृद्धि है। देखो क्या है भाई, कला शिक्षा
समझ और स्मृति में वृद्धि है। ठीक है, अर्थात कला शिक्षा से समझ तो आती ही है, अंडरस्टैंडिंग तो आती ही है, और आपकी मेमोरी भी, आपकी याददाश्त भी जो है स्ट्रांग होती है। ठीक है ना, तो ये कला शिक्षा है। आगे बात करेंगे, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, कला शिक्षा से जुड़ा हुआ। देखिए, कला शिक्षा का संभावित परिणाम क्या है? तो क्या क्या परिणाम संभावित है? सीमित आत्मानुशासन, समझ और याददाश्त में वृद्धि, रचनात्मक अभिव्यक्ति का डर, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखो, अभी हमने बात किया जो कला शिक्षा है, समझ और स्मृति में वृद्धि। तो यही है भाई, स्मृति मतलब याददाश्त, समझ और स्मृति में वृद्धि आपका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जितनी मैं बात कर रहा हूं शिक्षा से संबंधित है। आगे मैं बात करूंगा संस्कृति की और ये संस्कृति समाज का हिस्सा होता है। मेरे दोस्तों, आप जिस जाति समूह में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में कोई न कोई ऐसी संस्कृति होगी जिससे कि आपका समाज जो है गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत सारी संस्कृति, आज समाज में अनेकों संस्कृति हैं और उस संस्कृति का स्थानांतरण होना भी आवश्यक है, लेकिन आज जो संस्कृति है वह नष्ट होती जा रही है। तो संस्कृति मानव समाज की एक विशेषता में से एक है। संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं हैं, हम अनेकों तरह से इस संस्कृति को परिभाषित कर सकते हैं लेकिन सभी परिभाषाओं में समानता यही है कि संस्कृति एक भूभाग, एक प्रकार का मानचित्र, संभावित अर्थ प्रदान करती है जिसके साथ दुनिया को समझा जा सकता है। देखो भाई, दुनिया में क्या चीजें हो रहा है, क्या गठित हो रहा है, इसके माध्यम से हम दुनिया को समझ सकते हैं। एक भूभाग का तात्पर्य यहाँ पर क्या है भाई? एक क्षेत्र विशेष की अपनी अलग संस्कृति होती है ना। अर्थात बात करें मैं, विद्यालय एक ऐसी संस्कृति, देखो यहाँ पर विद्यालय के परिदृश्य में बात की गई है, तो विद्यालय एक ऐसी संस्था है और माध्यमिक समाजीकरण का स्थल। तो देखो, विद्यालय एक संस्था है, एक ऐसी संस्था जहां बच्चों में समाजीकरण का गुण विकसित किया जाता है। कौन सा गुण विकसित किया जाता है? समाजीकरण, और वो भी कौन सा? माध्यमिक समाजीकरण का गुण। तो यहाँ पर एक चीजें और आपको याद रखना है, प्रश्न यदि आपका आ गया समाजीकरण की पाठशाला, तो समाजीकरण की पहली पाठशाला याद रखना भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समाजीकरण की पहली पाठशाला परिवार होता है। ठीक है भाई, उसके बाद समाजीकरण की दूसरी पाठशाला, परिवार के बाद विद्यालय, मित्र, आस पड़ोस, ये सभी आते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करें एक उच्च शुल्क। देखो, पॉइंट पर मैं ज्यादा बात करता हूं। एक उच्च शुल्क एक अच्छी विद्यालय संस्कृति नहीं है, क्योंकि यह माता पिता पर बोझ पैदा करता है जो अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपको लगता है कि विद्यालय यदि इंग्लिश मीडियम है, प्राइवेट स्कूल है, जी हाँ, मस्त फीस दे के लइका मन लाती पढ़ाई होते, तो का वहाँ संस्कृति है? ऐसे विद्यालयों में संस्कृति नहीं मिलती, ऐसे विद्यालयों से बच्चों को संस्कृति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलता मेरे दोस्तों? क्योंकि ऐसे विद्यालय माता पिता पर बोझ पैदा करता है, कर्ज का बोझ। मैं अपने बेटे बेटियों को अगर अच्छी शिक्षा देता हूँ तो आगे चलकर वह बड़ा आदमी बनेगा। इसके लिए एक पिता कर्जदार हो जाता है, एक माँ कर्जदार हो जाती है। तो ऐसी शिक्षा से संस्कृति नहीं झलकती, ऐसी शिक्षा से संस्कृति नहीं आती मेरे दोस्तों। अच्छी शिक्षा, बच्चे की अच्छी शिक्षा का एक माता पिता प्रयास तो करता है, भले ही उसको कर्ज लेना पड़े, लेकिन वहाँ शिक्षा तो है मगर संस्कृति का अभाव है। तो विद्यालयी शिक्षा आवश्यक रूप से मानक आदर्शों के समूह द्वारा तैयार की जाती है, जो शिक्षित व्यक्ति की एक विशेषता होती है। तो अच्छी शिक्षा कभी भी बोझ नहीं लाता। ठीक है, तो इसको याद रखना।
आइए इनसे जुड़े हुए हम प्रश्न पर बात करते हैं। देखो, सर्वोत्तम विद्यालय संस्कृति निम्न में से प्रेरित नहीं है। अब किसमें प्रेरित नहीं है? पहला है माता पिता, दूसरा है समुदाय, तीसरा है उच्च शुल्क, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बात की अच्छी संस्कृति की, तो कभी भी उच्च शुल्क देना, फीस पटाना संस्कृति के अंदर नहीं आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगले तथ्यों पर बात कर लूं मैं शारीरिक शिक्षा की। तो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाने के साथ साथ बच्चों में विकास को बढ़ावा देना। देखो, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, आज विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की भी नियुक्ति की जा रही है। आपने देखा है, चूंकि हमारे प्रदेश की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, शारीरिक शिक्षक नहीं है, लेकिन मांग लगातार उठाए जा रहे हैं कि शारीरिक शिक्षक की भी नियुक्ति की जाए। जबकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र स्तर के जितने भी विद्यालय संचालित है, वहां पर फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा उपलब्ध है। ठीक है भाई, तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास तो करती ही है, और शारीरिक विकास के साथ साथ मेरे दोस्तों बच्चों का भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास भी करता है। भाई शरीर स्वस्थ है तो भावनात्मक लगाव आएगा, बुद्धि भी अच्छी होगी, है ना। तो ये सभी चीजों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। शारीरिक शिक्षा के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं भाई शारीरिक शिक्षा के? तो 4 उद्देश्य हैं, और ये 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा से आप में आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होगा? बेहतर होगा, संतुलित होगा, स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे मेरे दोस्तों तो आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है ना। इसके अलावा आता है सामाजिक दक्ष। आप सामाजिक रूप से स्किल्ड रहोगे, दक्ष रहोगे, अर्थात कोई व्यक्ति समाज में यदि अच्छी तरह, कितनी अच्छी तरह से है, वो आपकी शारीरिक गतिविधियां निर्भर करती है। अर्थात दूसरों के प्रति आपका सम्मान, आपकी वफादारी, खेल भावना, आत्मविश्वास, और ये किससे आएगी भाई? यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर तरीके से स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो सामाजिक दक्षता आती है, खेल संस्कृति आती है, अर्थात यह स्थानीय वातावरण है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको खेलों में, संस्कृति में, रीति रिवाजों में भी आपकी एक समझ बढ़ती है, गहन पकड़ आप बनाते हो। ठीक है, मानसिक रूप से दक्ष होते हो, मानसिक दक्षता आप में आती है। तो ये है आपका शारीरिक शिक्षा के लाभ। प्रश्नों पर बात कर लूं मैं, तो देखिए प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन जो है शारीरिक दक्षता एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता? ना की पॉइंट है। प्रतिदिन व्यायाम करना, खेल खेलना, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, आप यदि प्रतिदिन व्यायाम करते हो तो शारीरिक दक्षता आप में आएगी। यदि आप खेलते कूदते हो तो भी आप में शारीरिक दक्षता आएगी। शारीरिक शिक्षा के विषय में आप सिर्फ लिख रहे हो और पढ़ रहे हो तो ये तो नहीं आएगा, है ना। तो उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखो, अब विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज में, देखो विद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है, तो विद्यालयीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो लोकतांत्रिक समाज में नैतिक, सृजनात्मक और उत्पादक रूप से जीवन के प्रत्येक शिक्षार्थी को पूर्ण संभव विकास प्रदान करना ही विद्यालय की शिक्षा का, अर्थात केवल हमको ज्ञान देना नहीं है विद्यालय में, याद रखना इस बात को। सिर्फ ज्ञान देना ही विद्यालय का उद्देश्य नहीं होता, अपितु ज्ञान के साथ साथ उनमें नैतिक गुण विकसित करना, और नैतिक गुणों के साथ उनमें सृजनात्मक के गुण लाना भी जो है एक शिक्षक का कर्तव्य है, जो शिक्षार्थी में गुण लाए। ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति जो बनी है अभी NEP 2020, मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है शिक्षा प्रणाली जो अपनाई गई है 5+3+3,
5 धन 3 धन 3 धन 4 एजुकेशन सिस्टम अपनाया गया है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत में ये जो 4 स्तर शिक्षा की बनाई गई है, जो निम्न प्राथमिक स्तर 6 से 10 वर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर 11-12, माध्यमिक स्तर 13 से 15 और उच्च माध्यमिक स्तर 17 और 18। तो ये है आपका, ठीक है, शिक्षा के 4 स्तर। आगे मैं प्रश्न बात करूं तो भारत में विद्यालयी शिक्षा को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मैंने अभी बात किया 5+3+3+4, 4 वर्गों में, और चारों वर्गों की मैं उम्र सीमा पर भी बात किया। तो कितने वर्गों में बांटा गया मेरे दोस्तों? 4 वर्गों में आपको दिख रहा है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, 4 वर्ग। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करूं मैं तो शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। विभिन्न मान्यताएं और मूल्य लोकतंत्र के शिक्षा की धारणा को आधार मानते हैं। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता यह सुनिश्चित करता है कि अभ्यर्थी की क्षमता को अधिकतम करने के लिए खोला जाए। मतलब क्या कहता है भाई, आप स्कूलों में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, वह शिक्षा बच्चों को पास कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, जो बच्चे आगे चलकर बड़ा होकर वह समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके, है ना भाई। तो विद्यालय में गुणवत्ता के संकेतक निम्नलिखित हो सकते हैं। देखो, विद्यालय में गुणवत्ता के संकेतक अनेक सारे होते हैं। जैसे एक नेतृत्व, भाई बच्चों को नेतृत्वकर्ता के गुण आप विकसित करवाओ बच्चों में। शिक्षण गुणवत्ता, तैयारी, योग्यता उनमें विकसित करना है। बाहरी एजेंसियों के भीतर के साथ संबंध और इंटरफेयर संचार, मतलब लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, इनकी भी जानकारी बच्चों में दिया जाए। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर, ये तो विशेष आता है, बच्चों की उपलब्धि कैसे हो मतलब वो बच्चा परीक्षा में पास हो जाए, उनका मार्क्स अच्छा आए, वो उपलब्धि के स्तर को हासिल करे। संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक की मैंने बात कर दिया है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक वही चीजें हैं। दिशा निर्देश भी देना शिक्षा में कि बच्चों आगे ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, इस तरह से, है ना भाई। तो इनसे जुड़ा हुआ सवाल देखिए, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है विद्यालय की आधारभूत सुविधा, कक्ष की प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री या विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों का उपलब्धि का स्तर ही जो है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, अगर अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हो, बच्चों में उपलब्धि आ रही है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भावात्मक उपलब्धि क्यों ना हो। ठीक है, आगे बात करेंगे शिक्षा शब्द की। अब हमने बार बार शिक्षा की बात की है, आखिर ये शिक्षा होता क्या है? तो शिक्षा, देखिए मेरे दोस्तों, ये जो शिक्षा है जिसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहा गया है, और एजुकेशन की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं, एजुकेशन, ठीक है ना। अब एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुकेयर से लिया गया है, और एजुकेयर जिसका अर्थ होता है उठाना या आकर्षित करना या ढालना। अब ये शिक्षा व्यक्तिगत क्षमताओं की प्राप्ति है। देखो भाई, यदि इसको हम तोड़ के लैटिन भाषा में समझें तो बिल्कुल इसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन वास्तव में शिक्षा क्या है मेरे दोस्तों? तो किसी की स्थिति को या किसी की ज्ञान को सर्वांगीण, यदि आप सर्वांगीण ज्ञान देते हो तो वही शिक्षा है ना, बच्चों में सर्वांगीण ज्ञान। इसके कुछ की पॉइंट पर बात करूं तो हर बच्चा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से अलग होता है, और प्रत्येक बच्चों के यदि कौशल को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो वो शिक्षा से संभव है। प्रत्येक विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चे की रुचि, आवश्यकता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए, देखो एक शिक्षक हो ना, आप याद रखना, अगर विद्यालय में 10 बच्चा है, ये 10 बच्चों अलग होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहते हैं, चाहे वो रुचि में हो, कला में हो या किसी न किसी क्षेत्र में अलग है। तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उनकी योग्यता, उनके सीखने की स्पीड अलग होती है। उन सब की
इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर एक शिक्षक को क्या करना होता है भाई, समुचित विकास करना होता है। चलिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, देखिए, भाषा कौशल का विकास करना, क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? सामाजिक नागरिकता का विकास करना, या व्यक्तित्व का विकास करना, या दंड देना? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? अभी हमने देखा कि शिक्षा, देखो, क्षमताओं का वास्तविक विकसित करना, मतलब व्यक्तिगत क्षमताओं की प्राप्ति। तो शिक्षा क्या है मेरे दोस्तों? व्यक्तित्व का विकास तो है, तो उनका व्यक्तित्व का जब विकास होगा तो वह सामाजिक नागरिकता भी उनमें विकसित हो जाएगी। ठीक है ना? आगे बात करें, जीवन के लक्ष्य। जीवन के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? तो जीवन के लक्ष्य वे सभी चीजें हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी पाना चाहता हूँ। जैसे आप अभी प्री बीएड प्री डीएड की पढ़ाई कर रहे हो, एक विद्यार्थी हो, आप पढ़ करके एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, मेरा बीएड या डीएड में सिलेक्शन हो जाए, ये चाहते हो। तो आपके जीवन का अभी लक्ष्य क्या है? बीएड या डीएड में एडमिशन लेना। और इसके लिए आप क्या कर रहे हो भाई? अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हो, और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आपके सामने बड़े से बड़े चुनौती भी आएंगे, जिसको आप उस चुनौती का सामना करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो, है ना? और ये चुनौती छोटे छोटे व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। जैसे आपने बीएड डीएड के लिए प्री बीएड का एग्जाम तो दे दिया, आपका नंबर आ गया, आपका प्राइवेट कॉलेज में मान लीजिए चयन होता है ना? अब आपके सामने क्या समस्या आ गई कि बहुत ज़्यादा फीस है, मैं फीस को कैसे मैनेज करूं? तो ये आपकी व्यक्तिगत समस्या आ गई, है ना? और कई सारी छोटे छोटे समस्या, मैं डेली अप डाउन करना चाहता हूं, मैं कैसे आऊं जाऊं, छोटी छोटी समस्या आ रही है आपके पास। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने आती है। अब रेगुलर क्लास लेना है मुझे, मैं कैसे आऊँगा जाऊँगा, वहाँ पर रुकूँगा तो कहाँ रुकूँगा, मुझे कमरा कैसे मिलेगा, ये एडमिशन के बाद होती है। ठीक है? तो यदि लक्ष्य की हम बात कर रही हैं तो दीर्घकालिक लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे हर व्यक्ति भविष्य में पूरा करना चाहता है। भाई, इंसान लक्ष्य ही इसलिए बनाता है उसको पूरा किया जा सके। अभी आपका लक्ष्य है बीएड या डीएड में एडमिशन। जैसे ही आप एडमिशन ले लोगे, आपका लक्ष्य है पास होना, हो जाओगे। आपका लक्ष्य है टेट निकालना, वो हो जाओगे। फिर आपका लक्ष्य होता है शिक्षक भर्ती में चयन। तो ये आपके लक्ष्य हैं जिसको आप हमेशा अपने भविष्य में पूरा करना चाहते हो। ठीक है? तो चलिए इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न देखिए। दीर्घ अवधिक लक्ष्य संभवतः, लंबे समय का जो लक्ष्य है किसको समझा जाता है? स्थायी, अस्थायी, लचीला, या अपने से कोई नहीं। तो अभी हमने क्या देखा मेरे दोस्तों? जो दीर्घकालिक लक्ष्य ऐसा है जिसे हम भविष्य में पूरा करना चाहते हैं, ये स्थायी है जब तक ये जो है पूरा नहीं हो जाता, है ना? और कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे तुरंत पूरा किया जा सका, है ना? तो किसी भी लक्ष्य को हम तुरंत पूरा नहीं कर सकते। तो ये क्या है भाई? ये अस्थायी है। लचीले लक्ष्य केवल थोड़े, देखो ये स्थायी लक्ष्य है ना, अस्थायी लक्ष्य तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये जो लक्ष्य है वह स्थायी लक्ष्य है जिसको हम जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक ये लक्ष्य हमारा रहता ही है। और आपका शिक्षक बनने का सपना चाहे आप 40 वर्ष तक का क्यों ना हो जाओ, जब तक आपका आवेदन करने की उम्र सीमा है तब तक आप फॉर्म भरते रहते हो। क्यों? आपका लक्ष्य स्थायी है ना? चलिए एक और तथ्य पर बात करें। शिक्षा मानव जीवन का आधार होता है। मनुष्य का विकास और उनकी प्रगति इसी शिक्षा पर निर्भर है। आप यदि बेहतर शिक्षा ग्रहण करते हो दोस्तों, यदि आपने बेहतर शिक्षा ग्रहण किया तो आप एक अच्छा नागरिक बन सकते हो। आप पढ़ लिख करके एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे पद पर जा सकते हो और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हो। शिक्षा आपके जीवन को सुधार करता है, आपकी स्थिति को सुधार करता है, आपके जीवन में प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो शिक्षा व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है और सुशोभित भी करता है।
शिक्षा शब्द को कई तरीकों से हम परिभाषित कर सकते हैं। समग्र रूप से शिक्षा की अवधारणा को किसी विशेष परिभाषा द्वारा, देखिए इसके लिए कोई विशेष परिभाषा तो नहीं है, लेकिन शिक्षा का अर्थ जीवन में सुधार लाना ही है। प्रमुख भारतीय शिक्षाविदों द्वारा दी गई शिक्षा की अवधारणाएं, अनेकों अवधारणाएं हैं। हम इनकी बात करें तो ऋग्वेद में 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? शिक्षा ऐसी चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। देखो ऋग्वेद का यही कथन है कि यह मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है और निस्वार्थ बनाती है। उपनिषद में क्या लिखा है? शिक्षा वह है जिसका अंतिम उत्पाद मोक्ष है। शिक्षा का अर्थ मोक्ष प्राप्त करना है, ये उपनिषद कहता है। भागवत गीता में क्या लिखा है? तो पृथ्वी पर ज्ञान से अधिक शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं। मतलब देखो ज्ञान तो हमारे पास भी है और आपके पास भी है भाई, आप जानते हो ना। मतलब कहूँ ला मैं मारत पीटा था, कहूँ ला मैं हाँ कुछ बढ़िया दुलारा था, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन काम अच्छा है और कौन बुरा है। तो ये हमको शुद्ध करने वाला यदि कोई है तो वह शिक्षा है। शिक्षा हमको शुद्ध बनाता है, भागवत गीता का कहना है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। क्या कहा दोस्तों? शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। अरविंद ने भी कहा है, तो अरविंद भी एक शिक्षा शास्त्री हैं, श्री अरविंद जी, जिन्होंने शिक्षा को उपकरण प्रदान करेगी। देखो शिक्षा जो उपकरण प्रदान करेगी जिससे कोई व्यक्ति उपकरण के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए जी सकता है। मतलब शिक्षा एक ऐसी उपकरण है, इनका कहना है श्री अरविंद जी का कि शिक्षा एक ऐसी उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरों के लिए जी सकता है, दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है। गांधी जी ने भी शिक्षा को परिभाषित किया। क्या कहा? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के द्वारा सर्वांगीण विकास। देखो गांधी जी ने कहा कि मन, आत्मा और शरीर के सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त करता है, एक माध्यम है शिक्षा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा उपकरण पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो पहले से ही मनुष्य में विद्यमान है। देखो अभी मैंने बात की, शिक्षा तो पहले से बच्चों में विद्यमान है, मनुष्य में विद्यमान है, लेकिन क्या शिक्षा सही है, क्या गलत है, ये हमको शिक्षा से प्राप्त होता है। तो ये शिक्षा है, शिक्षा से जुड़े हुए याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये शिक्षा संबंधित तर्क है, कथन है। आगे मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ एमसीक्यू पर बात करूं। शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यह विचार किसने दिया है? सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो देखो भाई, शिक्षा वह चीज है मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। तो अभी हमने देखा है, क्या देखा है? ऋग्वेद में देखा शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को क्या बनाती है मेरे दोस्तों? आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। तो ये विकल्प आपको समझ में आ रहा है? सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में यह कथन लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे शांति निकेतन। और एक शांति निकेतन विद्यालय है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला था। किसने खोला था शांति निकेतन को? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खोला था। यह एक विद्यालय है और शांति निकेतन बंगाल के ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय और धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त सीखने के स्थान के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार की एक अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की है। याद रखना, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया? तो 22 दिसंबर 1901 को शांति निकेतन की स्थापना की और अपने सबसे बड़े बेटे सहित 5 बच्चों और इतने ही शिक्षकों के साथ अपना स्कूल खोला। मतलब 5 बच्चे और 5 शिक्षक के साथ शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की 22 दिसंबर 1901 को। ठीक है। अब इस शांति निकेतन में शुरू से ही मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्थायी वातावरण के मूल्यों पर टैगोर द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, जिसमें कला, मान, मूल्य, संस्कृति सभी प्रकार की जो है शिक्षा इसमें दी जाती थी। ठीक है। प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना की? तो मैंने अभी बताया 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। देखिए एक बार और की पॉइंट को, तो कब स्थापना की? 22 दिसंबर 1901 को शांति निकेतन की स्थापना की। आगे बात करेंगे समाज के उद्भव के बाद। देखो भाई, अब समाज से जुड़ी हुई शिक्षा का ही बात कर रहे हैं ना, शिक्षा और समाज की बात करते हैं। तो समाज के उद्भव के बाद अनेक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा अनेक उद्देश्यों के लिए अनेक रूपों में होती है। मतलब शिक्षा के 3 रूप दिखता है, औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षा के 3 रूप, ठीक है ना। अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरह से दी जा सकती है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में ही दी जाती है। अब भारत में सभ्यता की शुरुआत से ही अधिगम और शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा नीति अपने पारंपरिक रूप से धर्म की निकटता से संबंधित थी। पहले जो शिक्षा दी जाती थी ना, जैसे वैदिक काल में, वो धर्म पर आधारित थी। उसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि की शिक्षा दी जाती थी, है ना। लेकिन समय के साथ शिक्षा में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद जो है शिक्षा की 2 प्रणालियां आ गई, एक तो वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा। अब वैदिक को आगे फिर उत्तर वैदिक और ब्राह्मणवादी भी शिक्षा आ गया। और आज की जो शिक्षा पद्धति से आप सभी अवगत हैं, समय के साथ शिक्षा व्यवस्था भी बदलता चला गया है। अभी बात करें अब इनसे जुड़ा एमसीक्यू की, तो शिक्षा प्रदान करने की एक औपचारिक प्रकृति खाली स्थान के दौरान गुरुकुल, आश्रम और परिषदों के माध्यम से शुरू हुई थी। तो ये गुरुकुल में कहाँ? आपके वैदिक कालीन जो शिक्षा है, पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल की शिक्षा थी, जो कि बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, और यहीं आपको क्या दिया जाता था मेरे दोस्तों? तो शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। आगे मैं बात करूंगा इसमें अगले तथ्य की, संज्ञानात्मक क्षेत्र की मैंने बात किया हुआ है ऑलरेडी आपको। तो चलिए इस पर थोड़ा सा और मैं प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम के उद्देश्य शामिल है, जो ज्ञान की स्मरण या अभिज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं, कौशलों के विकास से संबंधित। देखो मैंने कहा संज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि, मैंने बात किया अभिज्ञान, स्मरण, बौद्धिक क्षमता, कौशल से संबंधित आपका होता है संज्ञानात्मक, ठीक है मेरे दोस्तों। तो संज्ञानात्मक का यही अर्थ है, ज्ञान से संबंधित है, स्मरण से संबंधित है, बौद्धिक क्षमता से संबंधित है और कौशल से संबंधित है। तो ये सभी जो है शैक्षणिक उद्देश्य के रूप में एक घटक के रूप में इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। अब जो है संज्ञानात्मक क्षेत्रों के 6 चरण होते हैं। एक तो होता है ज्ञान, तो पहले से सीखी गई सामग्री को याद करने के रूप में परिभाषित करना ये ज्ञान है, हालांकि रटना नहीं आता। चलिए अब जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 चरण की मैंने बात किया, अब ये जो 6 चरण हैं, सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद समझ आता है, किसी के अर्थ को, किसी सामग्री के अर्थ को यदि आप ग्रहण कर पा रहे हो तो समझ आप में है। तो इस तरह से 6 क्षेत्र है और इसमें ज्ञान, समझ, कौशल, अनुप्रयोग ये सभी आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या नहीं आता? मूल्य भी आएगा, समझ भी आएगा। तो क्या नहीं आएगा? देखो, ज्ञान आता है, समझ आता है, मूल्य आता है या नहीं आता? तो ये 4 जो आपको यहाँ पर दिया जाता है, तो ये नहीं आता आपका अनुप्रयोग, ठीक है। ज्ञान, मूल्य, समझ, कौशल ये सभी चीजें इसमें शामिल है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, इसमें प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है। और औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य क्या है? जो पूर्व विद्यालय अर्थात विद्यालय से पहले की शिक्षा, जैसे कि किंडरगार्टन हो गया, है ना, इसी को केजी हो बोला जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, KG 1 KG 2 पढ़ रहे हैं बोलते हैं ना, तो KG का मतलब होती है किंडरगार्टन।
तो जो किंडरगार्टन खेल खेल में जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, उसको किंडरगार्टन बोलते हैं। उसके बाद में माध्यमिक विद्यालय में आते हैं, फिर प्राथमिक विद्यालय। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसको किसी विद्यालय में या किसी ऐसी जगह में शिक्षा दी जाता है। एक निश्चित जगह में यदि शिक्षा दी जाती है तो उसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा, इसके लिए कोई निश्चित जगह नहीं है। खेल के मैदान में या कहीं भी यदि आप शिक्षा ले पा रहे हो, ग्रहण कर पा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। सामान्य शैक्षिक शिक्षा को शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान, कौशल, दक्षताओं, साक्षरता, संख्यात्मक कौशल को विकसित करने के लिए बनाया गया है। तो सामान्य शैक्षणिक शिक्षा को शिक्षार्थियों के ज्ञान कौशल के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा पाठ्यक्रम लागू है? शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सामान्य शैक्षणिक। तो ये उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सामान्य शैक्षणिक। अभी मैंने बात किया प्राथमिक स्तर की, हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। जब एजुकेशन की बात करते हैं तो सामान्य शैक्षणिक स्तर जो है इसके लिए निर्मित किया गया है। आगे बात करूंगा बहुसांस्कृतिक शिक्षा। अब बहुसांस्कृतिक क्या है भाई? एक नया शब्द फिर से हमको सुनने को मिल रहा है। संस्कृति की बात तो मैंने की, लेकिन बहुसांस्कृतिक की बात है। तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा किसी भी प्रकार की शिक्षा या शिक्षण को संदर्भित करती है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के इतिहास। देखो, बहुसांस्कृतिक शिक्षा में इतिहास, ग्रंथ, मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। अर्थात ये सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसको इसमें शामिल किया गया है। किसमें? आपका बहुसांस्कृतिक शिक्षा में। तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा सांस्कृतिक विविधता को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने में क्या करती है भाई? मदद करती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लक्ष्य भी है। तो इसका लक्ष्य है सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब बहुसांस्कृतिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सभी छात्रों को शिक्षा मिले और समान शिक्षा मिले, अर्थात उनको समानता का अधिकार मिले। मतलब किसी के लिए भी किसी बच्चों के साथ शिक्षा के परिदृश्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तय फलाना जाति की यस तोला शिक्षा नहीं देन, तय बाहर में बैठ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए शैक्षणिक समानता होनी चाहिए और यही कहता है बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लक्ष्य। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू देखिए क्या कहता है। तो निम्न में से कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है? तो एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक असमानता, रॉन्ग। एक कक्षा के भीतर सभी संस्कृति के बच्चों के लिए शैक्षणिक समानता, राइट। ये नहीं। तो इसका सटीक उत्तर तो बी ही हो गया मेरे दोस्तों, है ना। कौन सा हो गया भाई? आपका बी हो गया। ठीक है ना। तो ये है आपका। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषयों पर आज की सेशन में मैंने शिक्षा से जुड़ा हुआ बात की, शिक्षा और समाज से जुड़ा हुआ बात की। शिक्षक को भी हमने परिभाषित करने का प्रयास किया और विभिन्न वेदों के माध्यम से, विभिन्न शिक्षाविदों के माध्यम से भी मैंने शिक्षा को जानने एवं समझने का प्रयास आप सभी को कराया है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो साथी प्री बीएड, प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी जो है प्री बीएड, प्री डीएलएड की हो सके और आप 2019 में अच्छे कॉलेज में आप जो है एडमिशन ले सके और अपने भविष्य की दिशा और अपने घर की दशा दोनों को आप जो है सुधार सके मेरे दोस्तों। और इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कि आप पढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, विमल सर को इजाज़त दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। जाते जाते एक बार प्लीज़ लाइक करेंगे और जो भी नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।